डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इतिहास की जो 10-10 प्रश्नों का सेट है उस कड़ी में दो चार और हो गया है और जो है सो बच्चा एंशिएंट काम कर रहे हैं। फिर मेडाइवल का, मॉडर्न का भी कुछ हुआ है, वो सब रेगुलर आपको मिलेगा। उस कड़ी में एंशिएंट हिस्ट्री में आपका एंशिएंट यहाँ लिखा ही हुआ है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है, ये छोड़ दिए थे जो शुरू का था, थोड़ा समझने वाला इतना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को निम्नलिखित किस काल या युग में रखा जाता है? ठीक है, तो ये जो आपका आंसर हो गया, ये इसको आप सबको हम समझा देते हैं। आंसर करना तो ये है, प्री हिस्टोरिकल एज इसको बोलता है। इसको प्रोटो हिस्ट्री या हिस्टोरिकल प्रोटो हिस्ट्री कहिए या एज भी कह सकते हैं। ये जो हो गया आपका हिस्टोरिकल एज, तो इंग्लिश लिख दिए हैं। कभी कभी ऐसा भी आपके किताब में देखते हैं जो ये लिखा था, आपका आंसर ये हो गया। तो थोड़ा समझ लेते हैं, ये तो सिंपल वे में, और थोड़ा जो इसी प्रश्न को रहता है कमीशन ओरिएंटेड, तो उसमें पूछता है कि क्या इसमें मतलब अंतर होता है। तो कहता है इतिहास का वह काल जिसके बारे में जानकारी जो हमें से केवल पुरातात्विक साक्ष्यों, ये तो चैप्टर आएगा तो पूरा इस पर नोट मिलेगा आपको, हम चर्चा भी और कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ सीधे ABC कर देना। आप कोई क्वेश्चन में देखते हैं वैसा हम नहीं करते हैं। तो पूरा तात्विक साक्ष्य जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब इतिहास का वह काल, देख लो, इतिहास का वह काल जिसके बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत मेरा जो है से या केवल है पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य। उसका रिटेन साक्ष्य माने लिखित साक्ष्य कुछ नहीं है उस समय का। हो गया, 21 काल का आएगा। इस काल में मानव जो था मतलब असभ कहें या सब नहीं था, ये दोनों बात एक ही है। और ये जो काल है आपका, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है, बार बार उछ रहा है, तो इसमें इतिहास का वह काल, सबका हम पीरियड बताएंगे। इतिहास का काल जब जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, तो इसमें तो बड़ा काल के निर्धारण में विरोधाभास है, लेकिन कार्बन डेटिंग 1614 से जो कहा जाता है 2350 से 1750 है। तो जब चैप्टर आएगा तो सब कौन क्या कहते हैं काल, वो हम चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन का नहीं, इसमें प्रोटो हिस्ट्री का बेहतर एग्जाम्पल है यही IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंधु घाटी, इस काल के सिंधु घाटी की सभ्यता का काल किसको कहेंगे? तो इतिहास का वह काल या युग जिसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिखित साक्ष्यों का भी आधार लेके लिखा गया है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है, रिटन एविडेंस है, वो स्पष्ट नहीं है। जो अक्षर सूचक न को संकेत सूचक, इसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफी कहा जाता है। समझे? मतलब जैसे आप कहीं का साक्ष्य खोल रहे हैं, जैसे क्लास रूम है, तो क्लास रूम है, अगर कोई उत्खनन करता, इस पर भी चर्चा करेंगे। जिसे उत्खनन का इंग्लिश होता है एक्सकेवेशन और खुदाई का होता है माइनिंग। तो दोनों दो चीज़ है। जैसे जैसे अब तो शुरुआत है, तो जब चैप्टर आके एक एक कोट पर जहाँ तक हम थोड़ा बहुत सीखे हैं आप लोग के बीच देंगे। तो जो खुदाई होती है और उत्खनन, तो खुदाई जी होती है जिसकी इंग्लिश माइनिंग होती, तो डाउनवर्ड या वर्टिकल कटिंग मतलब करना, वो क्या है? खनन है। और उत्खनन होता है जिसको लैटरल और हॉरिजॉन्टल कट। तो इतिहासकार जो किसी
काल का साक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो पढ़ा लिखाएंगे भी जी कौन जो स्थान है चाहे जो साक्ष्य मिले हैं उसके उत्खनन करता कौन है। तो इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो उसको एक्सकवेटर कहता है। तो शॉर्ट में समझिए कि डाउनवर्ड या वर्टिकल कटिंग जब काटा जाता है कोई किसी उद्देश्य से तो उसको खनन बोला जाता है। उत्खनन जो होता है वो लेटरल या हॉरिजॉन्टल कटिंग है। तो इतिहासकार जो होता है सो उत्खनन करता है उसको लेटरल या हॉरिजॉन्टल कटिंग करते हो गया। तो अगर ये कह रिटेन एविडेंस की बात करता है तो प्री हिस्ट्री में क्या दे तो ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। पुरातात्विक साक्ष्य पर इस काल का जो लिखा गया है इतिहासकारों ने चाहे इतिहास लिख दिया गया। और प्रोटो हिस्ट्री में जो कहता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एलॉन्ग विथ रिटेन एविडेंस एज वेल एज नहीं, इसकी महत्ता उतना नहीं है। लेकिन जब रिटेन एविडेंस हो तो उसमें अक्षर सूचक न कहो शब्द सूचक न हो के वो क्या है अक्षर या शब्द सूचक न के चिन्ह सूचक जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफिक एविडेंस कहता है। क्योंकि जो उसको स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सकता है तो इसको समझने के लिए हम बेहतर रूप से आपको कहते हैं कि ये क्लासरूम है हो गया चाहे कहीं के आप रहने वाले हैं तो वहाँ पर अगर किसी कारणवश वो बिल्डिंग या धराशायी हो जाए और कुछ दिन के बाद मतलब वहाँ पर ये नहीं लगे जो कोई शैक्षणिक स्थान है तो उत्खननकर्ता आएंगे या उस देखेंगे कि जानकारी लेना है तो उनको क्या मिलेगा। जो डिग्रेडेबल है जो नष्ट हो जाने वाला उसका तो कोई साक्ष्य नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पेन मिल जाता है ये प्लास्टिक का है तो डिग्रेड तो होगा नहीं नष्ट तो होगा नहीं। बोर्ड मिलेगा बेंच मिलेगा टेबल मिलेगा तो वह क्या इतिहासकार जो होंगे वो क्या एक एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या लिखेंगे जी यहाँ कोई शैक्षणिक संस्थान था तो वहाँ लिखा हुआ तो नहीं मिले जो संस्थान स्कूल है कॉलेज है लेकिन उसके जो चीज़ उसके कंपोनेंट है शैक्षणिक संस्थान के लिए घटक जो है से पेन चाहिए एक कलम चाहिए पेन चाहिए बोर्ड चाहिए जिससे तो अगर डिग्रेड ना हुआ तो ही पता लगाएगा। तो उत्खनन का ही मतलब होता है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता में प्री हिस्टोरिक जो काल है उसमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर लिख दिया गया। अब प्रोटो बहुत कुछ बोल दिए इससे ज़्यादा कुछ रहेगा निकाल कौन कहाँ कौन किया और सब तो चैप्टर आएगा तो सब चर्चा करेंगे। हम तो आपको इंटरेस्ट जगाने के लिए एक जहाँ टीचर की भूमिका होती है वो सब क्वेश्चन लेके आपसे रूबरू या जुड़ रहे हैं। तो प्रोटो हिस्ट्री जो हो गया क्वेश्चन जो पूछ रहा है तो प्रोटो हिस्ट्री के काल में जो है से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एज वेल एज नहीं एलॉन्ग विथ एज वेल एज का मतलब जितना इतिहास लिखने के लिए पुरातात्विक साक्ष्य जरूरी था या जरूरी है चाहे आधार माना है उतना है लिखित नहीं एलॉन्ग विथ उसके साथ रिटेन एविडेंस जो है। लेकिन रिटेन एविडेंस का उतना महत्व नहीं इसके स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सका है स्पष्ट पढ़ा नहीं जा सकता है तो ये सब चीज़ बोल दिए हैं। तो एलॉन्ग विथ उसके साथ लेता है लेकिन यहाँ पर नहीं। और तीसरा जो है हिस्टोरिकल पे एज है तो हिस्टोरिकल में लिखित एविडेंस के आधार पर जिस काल का इतिहास लिखा गया है उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सबसे प्राचीन जो भारत में हिस्टोरिकल काल का हो अशोक का अभिलेख। अशोक के अभिलेख किस किस भाषा में कब उसको पढ़ा गया वो सब अगली क्वेश्चन में। तो चैप्टर ये तो सब चीज़ से ले लिए हैं ये सब इसको नहीं जो ले लिए हम नया शुरू किए आप लोग शुरू तो इसका आप इग्नोर नहीं करेंगे। जितना क्वेश्चन सेट करा रहे हैं ना कभी संयोग होगा तो लगेगा जो अगर 50 क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन उसमें 40-50 भी मिल सकता है। हम तो क्वेश्चन सेटर है नहीं तो इन सब चैप्टर से जो सारा इतिहास भूगोल का भी 2-4 दिन में मैप के साथ आपका शुरू होगा इतिहास का कुछ कर देते हैं तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा समझे। ऐसे क्वेश्चन है या आना होगा तो अब मेरी भाषा में यही सब आएगा। अब पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाएंगे जो चैप्टर आएगा तो जितना इसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आईवीसी के संदर्भ में आईवीसी इंडस वैली से कौन सा सुमेलित नहीं है तो सुमेलित जो है से ये नहीं है ठीक है। तो इसको थोड़ा और भी हम इसे जोड़ देते हैं
उत्तर दक्षिण ज्योग्राफी में आप समझते ही हैं, ऊपर वाला को एन, दक्षिण वाला को एस, और इसको ई और डब्लू। ये डायरेक्शन आप जानते ही हैं। डायरेक्शन को ज्योग्राफी के लिए थोड़ी है, ऐसे भी है, ज्योग्राफी क्लास में भी बताए हैं, जो क्लास में है। हो गया। तो ये जो है ये सब एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ये जो है सिंधु घाटी उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, ये सब बताते हैं। जब ये सब बताए रहेंगे तो सब चैप्टर में फिर आएगा, तो पहले बोलिएगा। तो ये हो गया। और उत्तरी सीमा जो है से ये मांडा है, ये सही है लिखा हुआ, ठीक है। अब मांडा जो है से चेनाब नदी पर, सारा कुछ लिख दिए हैं। और चेनाब नदी कहाँ होगा? J&K। क्या पढ़िएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ये जो है मालवा जो है से मध्य प्रदेश में है, ये लिख देते हैं, तो ये गलत है। यहाँ जो है दक्षिणी इसका जो है वो दैमाबाद है, और दैमाबाद जो है से महाराष्ट्र में है। हो गया। ये जब नदी देते हैं तो वास्तव में देखिए जो सेटर आपसे चाहता क्या है, तो हम और एक चीज़ बहक के लिख देते हैं। ये प्रवरा नदी है, इतना अंदर आपको ले नहीं जाएगा जनरल एग्जामिने में। ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। ये तो सब आपको मिलेगा नोट में लिखा हुआ, तो हम तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो पूर्वी सीमा ये सही है, ठीक है, ये भी सही है पिछवी। तो ये जो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। हिंडन नदी के सब कुछ लिख दिए। इससे ज़्यादा क्या आपको मिलता है? क्वेश्चन देखते हैं ना, कोई किताब जो है। इसके बाद की बात है जो उसमें टीचर की भूमिका होगी, पढ़ना पड़ेगा, जनरल चीज़ ये है। आई तो लिखता है सुक्ता गंडोरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये होगा, यहाँ जगह नहीं ये लिख दिया, ऐसे कर दिए हैं। आई बलूचिस्तान तो लिखिए दिए हैं, आई दस्क नदी के तट पर है। बलूचिस्तान जो है सभी क्या है, पाकिस्तान का प्रांत है। सारा कुछ कर दिए हैं। अब देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है तो ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ऐसे लिख देते हैं, लगभग लिखा हुआ है। ऐसे है 12 लाख, कितना भी पढ़िएगा, 12,90,600 वर्ग किलोमीटर, सब क्वेश्चन ने लिख दिए। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं रहे। सिंधु सभ्यता किस युग की मानी जाती है? माने धातु का कौन हुआ है? तो ये कांस युगीन है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। हो गया। अब ब्रॉन्ज जो होता है Cu+Sn होता है। Cu का मतलब है कॉपर, ये रट के जाते हैं, अभी सब मॉडल चलता है। Sn का मतलब है टीन, ठीक है, ब्रॉन्ज। कहते केमिस्ट्री में भी पढ़िएगा। पाषाण मतलब स्टोन एज, आयरन एज, कॉपर स्टोन एज, तो सब सिस्टम से है, सब एक दूसरे से आएगा, तो पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन ये ध्यान रखिए, एक नया चीज़ में जोड़ दिए। नया क्या है, गलती ना कीजिएगा। Cu+Sn कॉपर टीन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सब बताएंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक ये जो है जॉन मार्शल, ठीक है, ये सब तो मॉडर्न का है, कर्नल टाट का कोई सा कुछ नहीं है। तो पुरातात्विक खुदाई जॉन मार्शल करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब तो कुछ कहने लायक इसमें है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई जो करते हैं। एक ऐसा इसी रिलेटेड जो आगे का आपको ज़रूरत है, जो अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो रॉबर्ट क्लाइव मॉडर्निस्टी का चीज़ है।
कलाई पढ़िएगा, मैं कॉलेज पर चर्चा भी हम किए। इससे रिलेटेड जो बताने वाला अगला देखिएगा। हट गया, चलिए इसमें नहीं है। विवाह संस्कार का प्राचीन जो है से सूक्त जो है तो ये है, गृह सूत्र इस तरह हो गया है, माइंड ने इस पर ध्यान दिया है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति है, साम वेद में, तो वेद में पढ़ेंगे हम लोग, कहाँ यजुर्वेद है, सॉरी कैसे कर देता है जी। ऋग्वेद जो है से देवताओं की स्तुति है, मतलब प्रार्थना, आह्वान करना। इस पर और भी कुछ बोलेंगे जब चैप्टर आएगा। तो ये साम वेद जो है संगीत का जनक, इसको भारतीय संगीत का कहा जाता है, माने भारतीय संगीत का जनक मतलब गीत संगीत है, जैसे पूछता है। और ये जो है से कर्मकांड, कर्मकांड या विधान कहें तो किस चीज़ का, तो क्या इसको कहते हैं, कर्मकांड। विधान मतलब है मुँह पर नहीं, कर्मकांड वही जो सब लोग कोई संस्कार करते ये करते हैं, उसका विधान कैसे करना है न करना है, ये है। गृह सूत्र में तो लिखा जा रहा है कि विवाह, तो गृह सूत्र के अनुसार ही विवाह जो होता है 8 प्रकार के होता है। ये कौन विवाह कैसे होता है, कौन मान है, तो आएगा, उसमें चर्चा करेंगे। जिसमें आप मनुष्य और देवताओं के बीच मेडिएटर, स्पष्ट भूमिका, अग्नि नहीं, हम लोग आहुति त्याग जलाते हैं तो किसको, किसी के नाम पर ऊपर जलाते हैं। तो इसको जब देवताओं पढ़ेंगे तो स्थलीय और आकाशीय वर्ग में बांटा गया है। तो ये जो है से स्थलीय है, ठीक है। इंद्र आर्यों के प्रमुख थे, ये क्या थे, युद्ध के देवता थे। जिसे पुरंदर भी कहा गया है, पुरंदर का मतलब किला तोड़ने वाला। तो आज क्या दूसरे जगह से भारत में आए, तो अनार से लड़ाई हुई, तो इंद्र इसके देवता थे, क्यों जीत गए। यही तो बात है जो वैदिक काल में जो आया सिंधु घाटी को पतन करने में ये है। तो सिंधु घाटी के सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन आर्य सभ्यता जिसको वैदिक सभ्यता कहता फिर ग्रामीण हो गई। यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है, सारा चीज़ बसा, उसको ध्वस्त करके आप बसिएगा तो पहले झोपड़िए में पॉलीथीन में रहना पड़ेगा ना। तो आर्य जो थे विदेशी से कहाँ से आए क्या, उस पर तो फिर चैप्टर आएगा तो चर्चा करेंगे, उसमें विरोधाभास है। लेकिन मान जो है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में कौन कौन देश आएगा, ज्योग्राफी वाला क्लास में हम करेंगे, वो तो सूर्य में जो मैप वाला क्लास होगा। आइए, वरुण जो है जल का देवता है, या समुद्र लिखा हुआ तो उससे समुद्र का तो उतना नहीं था। ये जो है से वायु का देवता, कभी कभी मिल जाएगा। आंधी तूफान उसी में आता है, वायु आंधी तूफान में। तो आप साइंस पढ़िएगा, ज्योग्राफी में एक दिन थोड़ा बोले भी हैं। अग्नि जो है से इंटरमीडिएटरी मेडिएटर का काम करते हैं, यहाँ वहाँ का जोड़ता है। आप कर्म कांड करते हैं, संस्कार कुछ करते हैं, तो अग्नि में आहुति देते हैं, क्या उद्देश्य रहता है, उद्देश्य ही नहीं रहता है कि सीधा हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो यहाँ के बाद वहाँ तक धुआं से पहुँचे, ठीक है, धुआं से पहुँचे, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे। तो वो तो थोड़ा आएगा और कुछ एनालिटिकल तो करेंगे। तो जो आपको ज़रूरत है इसके लिए, इतिहास के लिए हम सब कर दिए हैं, क्वेश्चन कर दिए हैं। इस पर तो और कुछ समझिएगा तभी होगा। गायत्री मंत्र, सविता, सविता मतलब सूर्य, सूर्य को समर्पित जो आप पढ़ते हैं, उसमें 24 वर्ड ओम भूर्भुवः से जो पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के लोग पढ़ते हैं। सूर्य को समर्पित
अब समझ रहे हैं ना, किसी लड़की का नाम सविता है तो पहले लोग सेन से रखते थे, वो तो थोड़ा और पढ़ लीजिए तो थोड़ा और बोलने का हमको मौका मिलेगा। तो एक सोशलॉजिकल वर्ड है जिसको रेफरेंस ग्रुप कहता है, संदर्भ समूह। जो लोग सोशलॉजी पढ़े हैं वो समझते होंगे। तो संदर्भ समूह, तो आपका नामकरण होता है, तो आप अब तो थोड़ा और पढ़िए, तो आपका नाम यही को ABC जो आपका नाम रखा, कौन रखा, मम्मी पापा भैया भाभी जो गार्जियन किथन के जो, तो नाम के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। नाम रखने वाला के जेहन में कुछ न कुछ बात जरूर, यही नाम क्यों। अब अपने जो घर के नाम रखे हैं मम्मी पापा जो होंगे, हर आदमी का अलग अलग, नाना नानी रखे होंगे, तो नामकरण का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और उसी को सोशलॉजिकल वर्ड में संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप बोला जाता है। तो हर व्यक्ति का रेफरेंस ग्रुप हर नहीं होता है। अगर कोई चाहता है पेरेंट कि हमारा बेटा बेटी विद्वान हो, एक स्कॉलर हो, तो उसके जेहन में, उसके नज़र में, चाहे देश में हो, राज्य में हो, गांव में हो, समाज में हो, आपके रिश्तेदार में हो, तो वैसे व्यक्ति का नाम रखेगा अपने बेटा बेटी को। कोई सोचता है जो बहुत बड़ा क्रिमिनल हो तो उसके जेहन में उसका नाम रखेगा, समझे। तो पहले जो था से गॉड गॉडेस, हिंदू धर्म में गॉड गॉडेस, ये तो सविता शब्द जो है से पार्टिकुलर हिंदू धर्म के लिए है ना, तो लोग गॉड गॉडेस का नाम रखा जाता है। भागवत सिंह, भगवतिया, समझे ना। कृष्ण के अनुयायी उसको पूज भागवत कहते थे, इसलिए पुरुष का नाम होता था भागवत सिंह, भागवत यादव, जो सब टाइटिल है, तो भागवत का मतलब पूज। अब भगवतिया, लेकिन अब नाम क्या रहता है, सब देखते हैं, सब बॉलीवुड हॉलीवुड का नाम से रख देता है। आपके जेहन में तो वही है, आपके जेहन में तो वही है। तो नामकरण के पीछे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी पता लगता है, समझ रहे हैं ना। अगर आप स्कॉलर है, विद्वान है, तो आप अपने बेटा बेटी का ये सब रोड वाला नाम नहीं रखिएगा। आपके जेहन में जो हो उसको एक आपके शब्द में आइकॉन बोलता है, समझे ना। हर व्यक्ति का हर आइकॉन नहीं हो सकता है, और आइकॉन होना ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, जो किस किस्म का आदमी है, समझे। तो ये व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पता लगे। अब व्यक्तित्व का पता था कपड़ा से, उठने बैठने से, बोलने से, कपड़ा पहनने से, बाल रखने से पता लगता है, तो उतना भी आप उस डाइजेस्ट होगा नहीं। तो सविता का मतलब समझ गए, ठीक है। तो यहाँ कहता है जिसके रचयिता तो ये थे, ठीक है। गायत्री मंत्र जो है से और कुछ इसमें जोड़ देते हैं, ऋग वेद के स्टार्ट कर देते हैं, ऋग वेद के तीसरे, ऋग वेद में 10 मंडल है, सीधे क्वेश्चन लिख देते हैं, तीसरे मंडल से लिया गया है। और किसको समर्पित है, कौन किए हैं, इससे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं जीएस में। तीसरे मंडल से लिया गया है। क्या है सो आप लोग जो है पूजा पाठ करते हैं जानते हैं, इसमें 24 वर्ड है, 24 शब्दों का संग्रह है। इसकी जरूरत नहीं है परीक्षा में। सविता किसके लिए सफर, किस मंडल से लिया, कौन इसकाई किए हैं। अब वशिष्ठ जी आर्यों के देवता थे, तो जो पढ़ाएंगे, भरत भी एक थे, आर्य के प्रमुख कबीले थे, उसमें उसके एक देवता थे, तो वो चर्चा करेंगे। इंद्र को तो चर्चा करते, इस पर कोई विशेष नहीं, ये भी एक स्कॉलर है। निम्नलिखित में कौन सा 3 वेद संतरय या वेद त्रय कहलाता है। तो अब ये तो चर्चा करिए, ऋग वेद, साम वेद, ये देख रहे हैं। साम वेद ये नहीं है, इसलिए कि ये सब अथर्ववेद मैजिक और स्पेल की बात करता है, औषधि की बात करता है। तो औषधि उस समय क्या था, औषधि अभी जैसा एलोपैथो था नहीं, तो उस समय क्या था, ऋषि मुनि कुछ देते थे। और ऋषि मुनि के दवा से ज़्यादा जो होता है, झाड़ फूक, माथा पर हाथ धर दीजिए,
ये कर दिए, तो उसी को औषधि का विवरण कहता है औषधि विज्ञान। या फिर इसके दो सेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, औषधियों का विवरण, या इसी को कहता है जादू टोना, मैजिक इसको बोलते हैं, मैजिक एंड स्पेल। ठीक है, तो इसका काम है। तो ये मैजिक स्पेल बताना ही है, वेद का काम नहीं, इसीलिए इसको वेद तरह में नहीं रखा जाता। सब तो बोलिए दिए, ये नहीं होगा। निम्नलिखित में वही चुत आ ही गया, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए जो यही तो अभी चर्चा किए हैं, कर्मकांड, आई वीर गाथा नहीं, ये पूछ रहा है से कौन नहीं है, तो ये सही है, ये सही है, ये आपका गलत है, तभी किए हैं ना। इसी में औषधियों का विवरण या जादू टोना की बात है, तो ये वेद त्रयी में नहीं आता है। वैदिक काल के दौरान कौन सी सामाजिक प्रथा नहीं थी? सती प्रथा नहीं थी। ये क्या था से हम समझा देते हैं आपको। तो भारत में ऐसा तो क्वेश्चन है, दूसरे सेट में मिल जाएगा, लेकिन पहले ही जान लीजिए वहाँ क्या है। ऐसा मेरा उद्देश्य तंग करना थोड़ी है, कम मेहनत में ऐसा तो कर दिए हैं, बार बार बोल रहे हैं। ये तो चलता रहेगा, फाउंडेशन कोर्स है जो शुरू हो रहा है, उसमें आप जुड़ते हैं ना जुड़ते आपकी मर्जी है, आप रियलाइज कीजिए, तो ये तो चलता रहेगा। अगर जो समझे हुए हैं पहले से, तो उनके लिए बहुत काफ़ी है। ऐसे हम सब करते रहेंगे और सब्जेक्ट का चलता रहे, समझ लेते आप इतना ही से, तो देखिएगा क्वेश्चन यही सर रहेगा, ये भी ख्याल रखिएगा। बहुत सारा क्वेश्चन होता है जब पढ़ के इधर उधर, तो जहाँ से कंपटीशन होता है शुरू, बहुत सारे ऐसे सेट हैं जो अभी न डाल रहे हैं, आप लोग पढ़े नहीं हैं, जो पढ़े लोग हैं ऐसे उसमें तो वो थोड़ा टफ लगेगा। तो बहुत सारा सेट है जो अभी नहीं डाल रहे हैं, जो आपको एक ज़्यादा टफ भी ना लगे, बाद ईजी न लगेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है तो सब ठीक कर देता। आप कोचिंग किए, पढ़े, कहीं ना पढ़े, कर लेते, तो उसे सफलता नहीं होती। जहाँ सफलता का डिमार्केशन लाइन कहिए, चाहे डिटरमाइनिंग क्वेश्चन जो होते हैं जिससे सफल असफल विद्यार्थी, वहाँ तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहता है। तो मेरा उद्देश्य वो है। तो जनरल तो करिए लेते हैं आप, ये सब थोड़ा संभल के अभी हम क्वेश्चन सा कर रहे हैं, इसी से और रिलेटेड बात करेंगे जब आप पढ़ लेंगे तब। तो इसमें सती प्रथा का भारत में प्रथम साक्ष्य जो है, ऐसा क्वेश्चन दूसरे सेट में है तो वहाँ और विवरण करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए, सती प्रथा का इंडिया में, ऐसा नहीं जब भारत नहीं लिखने आता है, इंडिया लिखते हैं। ये सब नॉट बीइंग अ टीचर, हम भी कभी स्टूडेंट रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब तो दूरे से आपको देख, इंडिया में सती प्रथा का इंडिया में प्रथम साक्ष्य जो मिलता है, ऐसे हम यहाँ सब बोल दें। ए याद रखिएगा, हम सब कुछ लिख दिए हैं। एरन, आयरन जो है से मध्य प्रदेश में, ये भी लिख दिए हैं। कब 510 AD में हो गया। ये जो 510 है, ये भी कह देते हैं गुप्त काल है। ठीक है, गुप्त काल में शासक है, ऐसा है क्वेश्चन आगे, भानुगुप्त है, और उसका सेनापति जो है, उसकी पत्नी सबसे पहले सती होता है। सती क्या होता है सब जानते हैं, जब किसी शादीशुदा महिला का पति जब क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसके फनरल पायल जिसको कहते हैं, चीता पर साथ साथ वो लेट जाती थी। वो नहीं तो हम नहीं। लेकिन आज की महिलाएं कैसी है से तो आप देख रहे हैं, महिला ग्रुप पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं। तब तो स्नेह वाला रिश्ता थोड़ी, वाइफ हस्बैंड के बीच में इंटीमेसी नहीं है, स्वार्थ का रिश्ता है, समझ रहे हैं ना। इसलिए कि विवाह थोड़ी होता है, विवाह दो व्यक्तियों का, दो परिवार का वास्तव में मिलन है। विवाह एक संस्कार है, जब विवाह पढ़ाएंगे तो
जो कौन मान्य है, न कहिए दिए गृह सूत्र के विवाह 8 प्रकार के होता है, तो सब तो पढ़ाएंगे, विस्तृत लिखाएंगे, उसमें लिखा हुआ तो मिलेगा, समझाएंगे। तो विवाह वास्तव में जो है, विवाह सब तो हिंदू धर्म के लिए है, ये भी ख्याल रखिए। मैरिज सब जो है से हिंदुस्टिक लॉ का शब्द है। मैरिज एक्ट एज ए सैक्रामेंट एज पर आवर हिंदुस्टिक लॉ, व्हाइल इस्लामिक लॉ इट इज एन एग्रीमेंट, एक प्रकार का समझौता है। समझौता आगे चल के टूटता है। कबूल कबूल तो कबूल, तलाक तलाक तो हट हट। लेकिन हमारे यहाँ 7 फेरा का मतलब है, समझ रहे हैं, अग्नि को साक्षी लेता है, तो एक संस्कार है। आप देखते हो कि कितनों विद्वान है, कितना भी एज होगा, दूसरे को छोड़िए ना, आपके अपने घर में कुल देवी देवता हो, उसमें आपका प्रवेश वर्जित रहेगा, समझे। किसी बारात में जाइएगा, पार्टी में जाइएगा, दूल्हा दुल्हन का विदाई होता है, तो आप कितनों जिगरी हैं, लेकिन उसको पता रहेगा ये लड़का अभी अनमैरिड है, तो वो आशीर्वाद देने के लिए, हिंदू विवाह तो हिंदू धर्म के लिए ही है। जो अक्षत रहता चावल का वो आपको नहीं देगा, इसलिए कि क्या है, तो खुद बंडा है, इसको आशीर्वाद देने का अधिकार कहाँ हिंदू धर्म से मिला है। वो आप पाक नहीं है, पाक नहीं है। धोखा से अनजान आदमी तो पता लगा तो फिर हाथ से ले लेगा। तो विवाह एक प्रकार का संस्कार है हमारे हिंदू धर्म के अनुसार। 16 प्रकार का संस्कार वो भी पढ़ाएंगे। जब तक ये संस्कार पूरा नहीं करता है, लड़का लड़की का जीवन एज पर आवर हिंदुस्टिक लॉ अधूरा रहता है, समझ रहे हैं ना। लड़की का जन्म लेना लोग इसको, कुछ लोग अभिशाप समझते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कहता है जो व्यक्ति उसका जीवन अधूरा, जो कन्यादान नहीं किया है, समझ रहे हैं ना। तो उतना हम लोग तो भौतिकवादी हो गए हैं ना। जरूरी भी है, भौतिकवादी नहीं होंगे, मनुवादी होंगे तो और दिक्कत होगा। तो ये सब तो थोड़ा एनालिसिस का चीज़ है, लेकिन जो आप समझ सकते हो सब हम बोलते हैं। तो विवाह एक प्रकार का संस्कार है, समझे। 16 प्रकार के संस्कार में से एक संस्कार है। हिंदू धर्म के अनुसार जब तक कोई लड़का लड़की मैरिड नहीं होता है तब तक वो अपवित्र रहता है, ठीक है। तो कौन है सती प्रथा? तो सती मीन्स तो प्रैक्टिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान। आज न महिला क्या हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है। जब इसको और बात करेंगे, विवाह पढ़ाएंगे, तो विवाह को दूसरे पानी ग्रहण कहा जाता है। आश्रम व्यवस्था बात करेंगे तो उसमें आप सुनते हैं जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, क्या विवाह है? पानी मतलब हाथ, और ग्रहण मतलब पकड़ना। तो किसी का हाथ पकड़ के, तो इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, जब आश्रम व्यवस्था पढ़ाएंगे तो हमारे हिंदुस्टिक लॉ में एक आम आदमी के आयु को 100 वर्ष एक मान लिया गया है, जैसे अप टू 25 ईयर्स, 25 वर्षों तक उसको जो कहता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में कितने लोग रहते हैं 25 वर्ष तक? 15 वर्ष के सोते ही जैसे हारमोन ताक झाँक शुरू कर देता है। अब ब्रह्मचर्य आश्रम सो रिगरस आश्रम आउट ऑफ 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, इसमें सबसे ज़्यादा कष्टकारक यही है। जो आगे किसी का जिम्मेदारी इसको नहीं कष्ट देकर रखेंगे, नहीं झेल कर रहेगा, तो किसी का जीवन इसके ऊपर कैसे आश्रित है? पानी ग्रहण, पानी मतलब हाथ, दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, वो आप पर अब डिपेंडेंट है, वो आप पर डिपेंड है। ऐना कस ये लगा थोड़ा दिक्कत है, छोड़ देगा, भाग जाएगा, तो क्या होगा उस महिला का? पुरुष प्रधान समाज में ही है, तो सब आएगा। सब ऐसे लेटर वैदिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो सती का मतलब वही है, उसका हस्बैंड है तभी उस महिला का अस्तित्व है। ऐसी सती प्रथा को विलियम बेंटी के काल में जैसे ख़त्म किया गया था, वो तो आगे आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। अकबर भी इसके लिए प्रयास किए थे, ऐसी बात नहीं है। अभी तो शुरू है ना, अभी चैप्टर शुरू हुआ है तो सब, लेकिन बोलते हैं सब आपको पढ़ना है। तो सती प्रथा आप समझ गए हैं। उपनयन इस पर और आ रहे हैं। उपनयन संस्कार में जनेऊ, अभी जो आप 2025 में देखेंगे तो जिसको आप कहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है ना, बिहार में तो बैकवर्ड फॉर कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना।
तो उसमें भी द्विज होता है, ठीक है ना। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल, उसमें शूद्र की चर्चा है। तो 3 ही है जिसको द्विज कहा जाता है, जिसमें उपनयन के, अगर ऋग्वैदिक काल में लड़कियों का भी उपनयन, उपनयन मीन्स जनेऊ, उपनयन मीन्स जनेऊ। अभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे जो जिसको उत्तर भारत की भाषा में, पार्टिकुलरली बिहार के भाषा में हम बोल देते हैं, जो बिहारी भाषा में जो होते हैं जो लोग जातियां हैं, तो जिसको आप यहाँ कहते हैं अपर कास्ट बोलते हैं, चाहे अनारक्षित, आरक्षण तो अब नया EWS हो गया, तो उस आरक्षण का नहीं है। तो सब में उपनयन संस्कार होता है और सारी विधि विधान होता है जो कि होता है। और देखिएगा जो अंडर एज है चाहे टेंडर है, जो लोग भी जनेऊ पहनते हैं, लेकिन जिसको आप शूद्र कहते हैं चाहे पिछड़ी जाति करते हैं, उसमें लड़का जो है वह उसका विवाह जब संपन्न होता है उसी समय जनेऊ पहनाया जाता है। तो इससे भी आप ऑब्जर्व कर ले सकते हैं। तो उपनयन में वैदिक काल में लड़कियों का भी उपनयन होता था मानिए, लेकिन लेटर वैदिक में आके में क्या कर्मकांड ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतना न जकड़ लिया ना कि महिलाओं की, इससे क्या इशारा मिलता है, जो महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था क्या हो, ज़्यादा हावी होने लगा। ऐसी ब्राह्मणवादी कर्मकांड के लिए ही तो धार्मिक आंदोलन हुआ, जिसमें बौद्ध जन, पिछले क्लास में बोले हैं, बौद्ध जन क्या हुआ, सबसे आगे बढ़ा। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती कौन दे सकता था, क्षत्रिय दे सकता था। सिद्धार्थ और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। तो उपनयन संस्कार जिसको हम लोग आम बोलचाल के भाषा में जनेऊ कहते हैं, तो ये ख्याल रखिएगा कि वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक का जो काल है उसमें लड़कियों का भी जनेऊ होता था। लेकिन 1000 से 600 BC में आके जो काल हुआ जिसको लेटर वैदिक या पोस्ट वैदिक बोलता है, उत्तर वैदिक काल जो बोलता है, उसमें लड़कियों को उपनयन से वंचित कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, महिलाओं का स्थिति लेटर वैदिक एज में क्या हो गया, दयनीय हो गया, अधिकार से वंचित हो गया। अब आज के प्रेजेंट सिनेरियो में देखिए, जो उपनयन संस्कार जो हमारे यहाँ होता है उत्तर भारत में, जो से तो ये है, तो जिसको आप अपर कास्ट कहते हैं, अनारक्षित शब्द बोलिएगा तब ठीक नहीं रहेगा, इसलिए कि EWS में तब सारी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसको भी दे दिया गया है, लेकिन उपनयन उसी में होता है। और जिसको पिछड़ी कहते हैं, वेद के भाषा में शूद्र कहते हैं, तो उपनयन संस्कार तब तो दोनों में होता है, केवल लड़कों में। लड़कियां तो वंचित हो गई है, तो जिसको द्विज कहा जाता है, जिसको दोबारा जन्म हो, ये सब इतिहास का शब्द बात करेंगे तो उसमें उपनयन, इसको जनेऊ अभी भी होता है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, जिसको लाला जी कैश श्रीवास्तव कहते होता है। लेकिन शूद्र में जितनी जातियां हैं जो सब मुख जानते हैं, उसमें जनेऊ वही होता है जितनी विवाह होता है। और उसमें एक और भी दीजिएगा जिसमें उपनयन संस्कार अभी होता है शादी से पहले, बना हुआ तो इसीलिए है, तो उसमें सारी विधि विधान वही होता है। इसके बाद वो फ्री हो जाता है, वो कहीं जा कोर्ट मैरिज कर, उसको धार्मिक कोई अब डर भय नहीं है। और दूसरा एक भी अपना है, मान्यता है, जो लोग सोचते हैं जो उपनयन कम एज में कर देंगे तो लड़का जो होगा सो बड़ा सौरसाली होगा, तो ये तो बोलना ठीक नहीं रहेगा। हम एक उपनयन संस्कार में कुछ दिन पहले खाने गए थे, तो हम क्या कहें, वो तो क्लास की बात है नहीं, तो मन का अपना भरम है। आइए, विधवा विवाह तो समझते ही हैं, विडो री मैरिज, तो विधवा का दोबारा विवाह, तो ये भी है कि अभी अपर कास्ट में विधवा विवाह प्रचलन में नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। लोअर कास्ट जिसको आप पिछड़ी कर, ये दोनों में, इस पर तो हम एक आपको देंगे वीडियो, लिखित परीक्षा के लिए बनाकर, माइन्यूट चीज़ है। तो ये जो विधवा विवाह है ये परमानेंट है, अपनी भाषा में हम शॉर्ट में समझा, ये टेम्पोररी है। तो क्या है, तो पुरुष प्रधान समाज है, वैसी महिला हो गया जो अस्थायी रूप से, अब किससे शादी करेगी ना करे, तो विवाह तो थोड़ा सोशल पर जनरल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तो उस पर एक वीडियो आपको मिलेगा, मेरे पास बना हुआ है। तो पहले वो थोड़ा ज्ञान के लिए, कहीं बोलने के लिए, दिमाग बड़ा करने के लिए है,
लेकिन परीक्षा के लिए तो नियोग प्रथा जो टेम्पोररी है, तो कोई वैसी महिला जो विडो हो गई है तो वो अपने वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए, समझे, तो वंशावली बढ़ाने के लिए वो अस्थायी रूप से अपने कीथ एंड कीन या फिर देवर हो चाहे जो हो, देवर अगर किसी का न है तो दूर के रिश्तेदार जो उसके रिश्ते में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना नियोग प्रथा है, समझे। तो क्यों, इसलिए कि पुरुष प्रधान है। इसमें भी यही कहता है, वो अंतर्यामी तो उन्हें शारीरिक संबंध बनाएगा, वो बनाएगी वो महिला अपने जिसके साथ जो उसका है बनाएगी, तो कोई जरूरी तो न हो जो लड़का पैदा हो, लेकिन मूल उद्देश्य रहता है पुरुष पर वंश। आज भी देखते हैं जो महिलाएं जिसको कोई नहीं बच्चा होता तो किस नज़र से हमारे आपके समाज में, अभी विधवा, हम तो एक जगह एक रेंट में रहे हैं एक ऐसे लोगों के साथ जो उनकी बड़ी बहू विधवा थी या छोटे का शादी हो रहा तो उसके बच्चा का मुंडन हुआ तो उसको सब जश्न मना रहा है, एक रूम में रो रही थी, कैसी भी न बना। लेकिन हम तो अकेला कुछ कह नहीं सकते। तो ये तो इविल प्रैक्टिस है जो है, तो इस पर तो बड़ा क्या कहे, बड़ा ऐसा इशू है जिस पर एक आदमी से नहीं पूरा समाज को जागरूक होना, तो वो तो थोड़ा हम लोग के बस का तत्कालिक चीज़ नहीं ना, आपको ज़रूरत भी है। तो विधवा विवाह जो है से परमानेंट है टू प्रोक्रिएट ए चाइल्ड। ये नियोग जो है से टू प्रोक्रिएट चाइल्ड टेम्पोरली। तो मूल उद्देश्य है जो लड़का पैदा करना, तो लड़का पैदा करना तो अंतर्जामी तो आप है ना, ये भी तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो कितने लोग पढ़े हुए हैं। लड़का लड़की का होना कई चीज़ पर निर्भर करता है, तो आएगा जेनेटिक्स में, जहाँ तक चर्चा हम करेंगे, जितना हमको ज्ञान है बुद्धि है। लेकिन उस समय की बात क्या, कौन समझता था बायोलॉजी था क्या। बच्चा तो अभी 2025 में भगवान के देन कहता है, आना है से आने दो। जनसंख्या वृद्धि में यहो कारण, धर्म बहुत जब पढ़ाएंगे वो तो मेंस का चीज़ है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अशिक्षा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, हॉट क्लाइमेट है, समझ रहे हैं ना, सामंतवादी सोच है, रूढ़िवादी है, इसमें ये भी है। बच्चा तो भगवान बच्चा तो भगवान का देन है, जो आना आने दो, रोकने वाला तू कौन होता है। इस्लाम में यही भी है ना, कंट्रासेप्टिव मेजर्स अभी कोई नहीं उसमें है। हिंदू धर्म में एगो चाहिए, एगो बेटा के इंतजार में 1 दर्जन बेटी हो गया, चाहिए वो हो जाता तनी और हो जाता। तो इससे तो बड़ा माने सब्जेक्ट मैटर है, मेंस का है, तो उसमें लेकिन तैयार रहना है, जो खाली नौकरी के लिए नहीं पढ़ना। ये सच है जो नौकरी जरूरी है, लेकिन नौकरी के बाद भी जिंदगी है, इसका भी ख्याल रखना। एक अच्छे प्रबुद्ध नागरिक होने के लिए नौकरी के बाद भी जिंदगी है। सब लोग ये नौकरी करके छोड़ देगा तो आगे कौन क्या करेगा। तो अब आ जाए कि नियोग प्रथा है ये मुख्य रूप से वंशावली को, जेनोलॉजी को बढ़ाने के लिए वैसी महिलाएं जो विधवा हो गई हैं और अपने कीथ एंड कीन देवर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कीथ एंड कीन के साथ वो तब तक शारीरिक संबंध बना के रखेंगे जब तक कि एक लड़का न हो जाए। यही नियोग प्रथा था, समझ गए। वंशावली आगे बढ़ाने वाला ये क्या होगा, उत्तराधिकारी हो गया, समझ रहे ना। तो ये नियोग प्रथा था। और विधवा विवाह जो था से क्या था, लड़का हो लड़की हो, तो वही तो लिख लिए, वो अस्थाई है वो अस्थाई है, तो ये प्रचलन में था। लेकिन सती प्रथा नहीं था, सती प्रथा नहीं थी इसलिए विडो मैरिज था। ऐसे भी सोचिए ना, अगर विडो मैरिज नहीं था तो सती होती हो। इसमें समस्या होती है, कोई जरूरी है जो उसका अगर कोई मर गया है, इसका हस्बैंड उसका छोटा भाई हो ही, दूर रिश्तेदार में नहीं हो उसका, चाहे एग्री नहीं होगा कोई, रूढ़िवादी समाज है, विधवा शादी करना कौन चाहता है। तो ये सब एनालिसिस बाद में धीरे धीरे दिमाग मजबूत होगा। परीक्षा वाला चीज तो इतना जरूरी नहीं है, सब बोल दिए, सुनिएगा, सुनाते रहेंगे। अभी तो नया से कम कहते हैं ना, एक के लाइन रोज दिन कहेंगे जे
पढ़िए खाली नौकरी लेने के लिए ना, इतना पढ़िएगा तो नौकरी तो अपने हो जाए, दोनों हाथ से भर दीजिएगा। हम जितना कुछ बोल दी, इस पर बोल के देखिए ना, ये कहाँ का आपका क्वेश्चन मिलता है। क्वेश्चन तो आपका हो गया था, बस ये नहीं था, ये क्या ही समझिएगा तब ना, अंतिम है। ऐसी कड़ी में और मिलेगा आपको, एंशिएंट का शायद चौथा सेट है, 2 और कर देंगे और सब क्वेश्चन जो है से थोड़ा अंदर का है, तो बिना पढ़े टफ लगेगा ना, तो इसमें कर देंगे। इसके बाद मेराइवल 5-6 कर देंगे। अब मॉडर्न में शायद 1-2 हुआ है, उसमें 5-7 है, कर देंगे। ये चलते रहेगा, 2-4 दिन में सब ऐप तो लगभग तैयार ही हो गया है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिस कारण अभी नहीं डाल रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, आप लोग जो आपको जुड़ना होगा जुड़िएगा, वो क्लास डेली चलेगा रेगुलर, उसका टाइम टेबल बता दिया जाएगा। 1 सवा घंटा मिनिमम, 3 सब्जेक्ट तत्काल चलेगा, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या साइंस में उधर प्रोबेबली बायोलॉजी चलेगा, दिन भर चलता रहेगा। जहाँ आपको जुटना हो, और जो मेरा गुण अवगुण ऐसे बहुत चीज़ से परिचय है, ही चलते रहेगा, इसकी चिंता नहीं करिएगा। हो गया।